नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट 3.0 में। मैं हूं प्रत्युष मिश्रा और आज का हमारा विषय है गणित शिक्षण, मैथ्स पेडागोजी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। 15 नंबर की आपकी मैथ्स के जो होती है वो पेडागोजी के प्रश्न होते हैं और 15 नंबर जो होते हैं वो आपके सवाल होते हैं। सवाल भी उनका बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होते, आपको सवाल भी करवाए जाएंगे और लगभग वैसे ही सवाल हमेशा रिपीट होते रहते हैं। अंक जो हैं शब्द जो सवाल में होते हैं वो सिर्फ चेंज होते रहते हैं, बाकी पूरा पैटर्न जो होता है वही रहता है। तो आज हम देखेंगे गणित शिक्षण के 15 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और लास्ट में आपको एक जो है वो होमवर्क के लिए भी एक प्रश्न मिलेगा जिसका आंसर आपको कमेंट में देना होगा, उसका हम आंसर नहीं बताएंगे। तो चलिए सीधे अपनी वीडियो को शुरू करते हैं, गणित शिक्षण की इस बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो को। अगर आप अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि सीटेट एग्ज़ाम और आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन इस चैनल के माध्यम से आपको कराई जाती है। तो आप इतना तो कर ही सकते हैं हमारे लिए कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो चलिए सीधे अपने प्रश्नों पर आ जाते हैं। हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ शुरुआत करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। दोस्तों, प्रश्नों जब आप एग्ज़ाम हॉल में प्रश्न दे रहे हो तो प्रश्न को बिल्कुल सही से पढ़ें। कभी कभार हो जाता है कि हम इतनी जल्दबाजी में रहते हैं कि हम इस छोटे से वर्ड का ध्यान नहीं देते और एक बहुत ही आसान सवाल जो है वो अपना गलत कर देते हैं। तो पूछा गया कि कौन सा गणित शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। पहला ऑप्शन है गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी कराना। दूसरा है गणित को बच्चे की ज़िंदगी के अनुभवों का भाग बनाना। तीसरा ऑप्शन है समस्या समाधान और समस्या प्रस्तुत करने के कौशल को प्रोत्साहित करना। चौथा ऑप्शन है तर्क संगत विचारों को प्रोत्साहित करना। तो दोस्तों, इसमें पूछ रहा है कि कौन सा गणित शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। बाकी जो तीन ऑप्शन है वो गणित शिक्षण के उद्देश्य हैं और जो पहला ऑप्शन है इसमें लिखा है गणित में उच्चतर और अमूर्त, जबकि बात यहाँ पर प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण के उद्देश्य की हो रही है। लेकिन आप ऑप्शन में देख रहे होंगे कि यहाँ पे उच्चतर है और ऐसे ही वर्ड होते हैं जो नेगेटिव वर्ड होते हैं जिन्हें हमें ऑप्शन से ढूंढना होता है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। यही जो है प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे हम। कक्षा सेकंड की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों को 4 इकाई और 3 दहाई लिखने के लिए कहा। कुछ विद्यार्थियों ने 34 के स्थान पर 43 लिखा। एक शिक्षिका के रूप में आप विद्यार्थियों की संकल्पना को कैसे समझाएंगे या समझाएंगी। तो दोस्तों, इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वो शब्दों को वो जो अंकों को लेकर गलती कर रहा है। 34 का उसने इकाई और दहाई के स्थानों को लेकर उसके अंदर जो है वो भ्रम है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे। तो ऑप्शन है पहला, हमेशा दहाई और इकाई के स्तंभों में लिखना सिखाएंगे जिससे कोई भ्रम ना हो। फिर दूसरा, स्तंभ विधि में अभ्यास करने के लिए बहुत सारे प्रश्न देंगी। तीसरा, विद्यार्थियों को गिनतारा पर प्रदर्शित करने के लिए कहेंगे और फिर उन्हें लिखने के लिए कहेगी। फिर है उन्हें बताएगी कि यह गलत है, फिर उन्हें सही उत्तर के 5 बार लिखने के लिए कहेगी। तो दोस्तों, आप गिनतारा वर्ड जो देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर थर्ड में हमारा लिखा है गिनतारा पर प्रदर्शित। यह जो आपने जब टीचिंग लगी होगी तो आपने गिनतारा देखा होगा अपने प्राथमिक विद्यालय में। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहले जो शिक्षिका है वो उसको गिनतारा पर प्रदर्शित करने के लिए कहेगी 3 और 4 को, और फिर उसे लिखने के लिए कहेगी। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, आकृतियों के निम्नलिखित पहलुओं में किसका प्राथमिक स्तर से कोई संबंध नहीं है। और दोस्तों, जितने भी ये प्रश्न लिए गए हैं हमारे, ये सारे सीटेट एग्ज़ाम में 3 से 4 बार रिपीट हो चुके हैं। और ये प्रश्न जो आप देख रहे हैं ये 2019 दिसंबर सीटेट में आया हुआ है और 2015 में भी ये प्रश्न आया हुआ है। तो इसमें जो लिखा है पहला ऑप्शन है प्रतिरूप, पैटर्न, सममिति, कोण और चौपड़। तो दोस्तों याद रखिएगा कि कोण जो है ऑप्शन नंबर बी लिखा है। ऑप्शन को लेकर भी अब प्रश्न में जो है वो उलटफेर कर दिया गया है। अब सीरियल से ABCD नहीं मिलता, ऊपर नीचे हो जाता है। तो जो कोण है इसका जो है प्राथमिक स्तर से कोई भी संबंध नहीं है। जी हाँ, कोण की आकृति का प्राथमिक स्तर से कोई भी संबंध नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर चौथा है, गणितीय खेल और पहेलियाँ मदद करते हैं। किस चीज़ में मदद करते हैं। पहला है गणित के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति को विकसित करने में। दूसरा है गणित और प्रतिदिन के विचारों में संबंध स्थापित करने में। तीसरा है गणित को आनंददायक बनाने में। चौथा है समस्या समाधान के कौशलों को प्रोत्साहित करने में। उपरोक्त में से सही विकल्प का चयन करना है। तो विकल्प है हमारे पास, पहला है जिसमें ABC, दूसरा है AB, तीसरा ABCD और चौथा A और D। तो
दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि जो कि चारों ऑप्शन हैं ये बिल्कुल सही हैं हमारे। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर बी, ए बी सी और डी, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ, गणितीय खेल व पहेलियों के संदर्भ में दिए गए सभी कथन जो है वह सत्य हैं। फिर अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 5वां है, गणित से भयभीत होने और उसमें असफल होने के लिए निम्नलिखित में से एक कारण नहीं माना जा सकता। किसे एक कारण नहीं माना जा सकता? अगर आप गणित से भयभीत होते हैं और असफल हो रहे हैं तो कौन सा कारण है जो सही नहीं है? पहला है कक्ष के अनुभव, दूसरा गणित की संरचना, तीसरा प्रतीकात्मक संकेत, चौथा लैंगिक भेद। देखिए कक्ष का अनुभव जो है वो आपको उससे गणित में भयभीत हो सकते हैं, इसलिए कोई बड़ी बात नहीं। गणित की संरचना आपको शायद डराने वाली लगती हो, आपको समझ में ना आती हो। प्रतीकात्मक संकेत यानी गणित में जो भी हमारे संकेत चिन्ह होते हैं इनसे भी आप भय जो है वो खा सकते हैं, इनसे भी आपको भय हो सकता है। लेकिन लैंगिक भेद जो ऑप्शन नंबर डी कह रहा है ये इसका एक कारण नहीं माना जा सकता, क्योंकि लैंगिक भेद का मतलब है कि लड़के और लड़कियों में फ़र्क किया जा रहा है। मतलब लड़कियां हैं, अगर लड़की है तो उसे गणित नहीं आती है, उसको गृह विज्ञान आता है। लड़का है तो उसको गणित आती है, गृह विज्ञान नहीं आता। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लड़का हो चाहे लड़की, अगर आपकी रुचि गणित में है तो आपको गणित अच्छा लगेगा। और लड़के भी होम साइंस लेते हैं तो लैंगिक भेद जो ऑप्शन नंबर जो डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह एक सही कारण नहीं माना जा सकता। फिर हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6 जो है, दो दशमलव संख्याओं के योग की संकल्पना को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से शिक्षण अधिगम का कौन सा साधन जो है वो सर्वाधिक उपयुक्त है? पहला ऑप्शन है जियो बोर्ड, तीसरा है ग्राफ पेपर, फिर है मोती और माला, चौथा है गिनतारा। तो दशमलव संख्याओं की अगर आप समझा रहे हैं तो आपके लिए सबसे अच्छा जो रहेगा ग्राफ पेपर होगा, जो कि यूँ इस तरीके से बना हुआ होता है और इसमें जिस तरीके जो भी आपका अंक दिया होता है उसको खानों वाइज एक एक उसी खाने में रखते हुए सेट कर दिया जाता है। तो ग्राफ पेपर जो है वो सबसे बेस्ट आंसर होगा दशमलव संख्याओं के लिए। ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा, ग्राफ पेपर जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, दो दशमलव संख्याओं के योग की संकल्पना को पढ़ाने के लिए ग्राफ पेपर जो है वो सर्वाधिक उपयुक्त शिक्षण अधिगम का साधन है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7वां है हमारा, कक्षा 2 के शिक्षक ने योग जोड़ के निम्नलिखित में से शाब्दिक प्रश्न को विद्यार्थियों को हल करने हेतु दिया। क्या था? एक टोकरी में 7 सेब हैं और उसमें 7 सेब और डाल दिए गए, अब टोकरी में कितने सेब हैं? इस प्रकार का शाब्दिक प्रश्न निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? पहला ऑप्शन है संवर्धन, दूसरा योग की पुनरावृत्ति, तीसरा पृथक्करण और चौथा समुच्चयन। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पहले से इस टोकरी में जो थे वो 5 सेब थे, फिर उसमें 7 और डाल दिए गए, तो जो है वो सेबों का संग्रह किया जा रहा है। तो ये ऑप्शन नंबर जो डी है वो समुच्चयन की श्रेणी के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो उपयुक्त समुच्चयन श्रेणी से संबंधित है, क्योंकि टोकरी में सेबों के बाद 5 के बाद 7 का समुच्चय हो रहा है और समुच्चय से तात्पर्य वस्तुओं के संग्रह से है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को ही यहाँ पे सिर्फ लिया गया है। फिर अगला प्रश्न है, गणित में त्रुटियों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, यह कथन है। कैसा कथन है ये? पहला ऑप्शन है गलत है, क्योंकि गणित में त्रुटियों का कोई स्थान नहीं है। दूसरा है गलत है, क्योंकि त्रुटियां जो हैं लापरवाही दर्शाती हैं। तीसरा सही है, क्योंकि ये बोध कराती हैं कि बच्चे गणित की अवधारणा को किस प्रकार रचना करते हैं। चौथा ऑप्शन है ये सही है, क्योंकि विद्यार्थियों को उनके प्राप्तांकों के बारे में फीडबैक देती है। तो अगर आप गणित में त्रुटि कर रहे हैं इसका मतलब यह नहीं है कि गणित में त्रुटियों का कोई स्थान ही नहीं है, हर किसी से त्रुटियां होती हैं। तो फिर है कि त्रुटियां लापरवाही दर्शाती हैं, तो ये भी बिल्कुल ही गलत है, हर किसी से गलती हो जाती है जाने अनजाने में। तीसरा ऑप्शन है ये सही है, क्योंकि ये बोध कराती हैं कि बच्चे की अवधारणा किस प्रकार रचना करते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वही हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यही गणित में त्रुटियों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, उसको निगेटिव नहीं, हर चीज़ को पॉजिटिव सकारात्मकता के रूप में लेना है। और यही सीटेट के एग्ज़ाम में बहुत बड़ी लोगों से गलती हो जाती है, हम अपने दिमाग से ज़्यादा सोचते हैं, हम उस पर ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कर देते हैं प्रश्न के ऊपर, जबकि आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। बहुत ही हल्के मन से सोचना है और अपना आंसर जो है वो देना है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चे त्रुटियां तब करते हैं जब गणित की किसी अवधारणा को अच्छी तरह से समझ नहीं पाते हैं। अतः गणित में जो त्रुटियां हैं वो शिक्षक को यह जानने में मदद करती हैं कि बच्चों ने गणित की अवधारणा को अपने दिमाग में किस प्रकार बैठाया है। फिर अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, दो या दो से अधिक दो विमाओं वाली वस्तुओं के मापों क्षेत्रफलों की तुलना करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक उपयुक्त है? पहला ऑप्शन है अप्रमाणिक इकाइयों का प्रयोग, दूसरा है आकलन, तीसरा प्रक्षण, ये प्रेक्षण होगा, चौथा है अध्यारोपण। तो जो सबसे बेस्ट आंसर है आपका
ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेक्षण। क्यों हो जाएगा? क्योंकि प्रेक्षण का अर्थ होता है कि अवलोकन तंत्रों के उपयोग से डेटा की रिकॉर्डिंग करना। अतः प्रेक्षण या सर्वाधिक उपयुक्त युक्ति है जिससे दो या दो से अधिक विमाओं वाली वस्तुओं के मापों क्षेत्रफलों की तुलना सुगमता से की जा सकती है। यह सीटेट एग्जाम में अब तक 4 बार जो प्रश्न है वो रिपीट हो चुका है, तो दोस्तों इस प्रश्न को जरूर इसका आंसर याद रखिएगा, प्रेक्षण। फिर अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 10 पे आएंगे हम। प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियां जो है वो मदद करती हैं। किस प्रकार से मदद करती हैं? पहला है कक्षा के प्रतिभा संपन्न विद्यार्थियों को पहचानने में, दूसरा विद्यार्थियों को मनोरंजन प्रदान करने में, तीसरा है समस्या सुलझाने के कौशलों को परखने में, और चौथा है समस्या सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहित करने में। तो जो गणित की वो पहेलियाँ वो किस प्रकार मदद करती हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि समस्या सुलझाने के कौशलों को जो है वो प्रोत्साहित करती हैं पहेलियाँ। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि गणित की जो प्रकृति है वो तार्किक है, आप जानते हैं। गणित विषय के अध्ययन से प्राथमिक स्तर के बच्चों की बुद्धि शक्ति का तार्किक विकास होता है। इसलिए प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियाँ जो हैं वो समस्या सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहित करने में मदद करती हैं। इसीलिए जो है वो ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न हमारा 11वां प्रश्न है, गणितीय संचारण उल्लेख करता है। पहला ऑप्शन है गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करने की क्षमता, दूसरा है समस्याओं को सुलझाने की क्षमता, तीसरा गणित प्रश्नोत्तरी में भाग लेने का कौशल, चौथा है गणित के कक्ष में बोलने की क्षमता। तो गणितीय संचारण जो होता है दोस्तों, वह गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करने की क्षमता को प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा 12वां प्रश्न है, अंक गणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण और काफ़ी सरल प्रश्न है। पहला ऑप्शन है योग, भाग, परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करना, दूसरा परिकलन, संगणना, रचना करना, समीकरण बनाना, तीसरा योग, गुणा, भिन्नों का दशमलव में बदलना और सम आकृतियों की रचना करना, और चौथा है योग, व्यवकलन, गुणा और भाग। व्यवकलन से मतलब यहाँ पे हमारा घटाना है, तो जोड़, घटाना, गुणा, भाग, यही जो है वो अंक गणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं हैं। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। व्यवकलन को क्या है? घटाना कहते हैं। तो जोड़, घटाना, गुणा, भाग जो है वो 4 मूलभूत जो है संक्रियाएं हैं। अगला प्रश्न हमारा, यदि एक शिक्षार्थी को संख्या और परिकलन में समस्या हो रही है तो यह किस प्रकार की असमर्थता हो सकती है? पहला ऑप्शन है लेखन अक्षमता, दूसरा गणितीय अक्षमता, तीसरा दृश्य स्थानिक संगठन में असमर्थता, और चौथा है पठन अक्षमता। तो यह गणित को लेकर ही समस्या हो रही है, संख्याओं को लेकर, तो सीधी सी बात होगी ये गणितीय अक्षमता होगी। लेकिन कभी कभार जो होता है वो गणितीय अक्षमता नहीं लिखता, डिसकैलकुलिया ही आपको ऑप्शन में मिलेगा, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, गणितीय अक्षमता को कहते हैं डिसकैलकुलिया। इसमें जो होता है वो संख्याओं को लेकर जो बालक के अंदर होता है उन्हें समझ नहीं पाते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, डिसकैलकुलिया, यही यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर अगला प्रश्न है हमारा 14वां प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के लिए व्यवहारिक उपकरणों का महत्व है, क्योंकि यह बहुत मदद करते हैं किस चीज़ में? पहला है मानसिक और मौखिक परिकलन की गति बढ़ाने के लिए, दूसरा परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए, तीसरा मूल गणितीय संकल्पनाओं को समझने के लिए, और चौथा है शब्दों में व्यक्त समस्याओं को हल करने के लिए। तो प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के लिए व्यवहारिक उपकरणों का महत्व है, क्योंकि यह किस चीज़ में बहुत ही ज़्यादा महत्व जो है वो मदद करते हैं। तो ये मूल गणितीय संकल्पनाओं को समझने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है और अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का, प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छी पाठ्यपुस्तकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण है? पहला ऑप्शन है उसमें अवधारणाओं का परिचय संदर्भों के द्वारा किया जाना चाहिए, दूसरा उसमें केवल बहुत से अभ्यास होने चाहिए जिससे कि यथातथ्य अभ्यास किया जा सके, तीसरा वह आकर्षक और रंगीन होना चाहिए, चौथा ऑप्शन है वह मोटी और बड़ी होनी चाहिए, मतलब पुस्तक को लेकर यहाँ पे बात की जा रही है। तो एक अच्छी पाठ्य पुस्तक के लिए जो पहला ऑप्शन है हमारा उसमें अवधारणाओं का परिचय संदर्भों के द्वारा किया जाना चाहिए, यही सबसे जो है सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जो कि आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, इसका आंसर नहीं बताया जाएगा। वैन हिले के ज्यामितीय स्तर के अनुसार जो विद्यार्थी आकृतियों को दिखावट के अनुसार वर्णित और वर्गीकृत कर सकते हैं वे हैं क्या? पहला ऑप्शन है स्तर विश्लेषण, दूसरा स्तर, तीसरा स्तर 0। इसका जो आंसर है वो आप हमें
कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तो अगर आपको ये वीडियो हमारा बहुत ही अच्छा लगा हो, इसी तरीके के आपको और भी वीडियो मिलते रहेंगे, इसलिए आप हमारे जो चैनल को है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दिएगा, क्योंकि स्टडी पॉइंट 3.0 जो है वो आपको इस तरीके की वीडियो आपके एग्ज़ाम तक का साथी है, और एग्ज़ाम के बाद भी आपकी जो सुपर टेट एग्ज़ाम है उसकी भी वीडियोज़ आपको यहाँ से मिलती रहेंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद।